ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रोग्रामिंग पाठशाला के सी प्रोग्रामिंग के इस छठे अध्याय में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया था। मैंने कल आपको बताया था, जो मेरे पिछले एपिसोड था 5वें वाले पार्ट में, कि हम किस प्रकार से छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अपने कंप्यूटर पर टर्बो C++ 3.0 कंपाइलर में जाके टेक्स्ट एडिटर में टाइप करें और कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करें। आपको निश्चित रूप से आउटपुट मिल जाएगा। प्रोग्राम बनाते समय जो महत्वपूर्ण बात है, मेरे पास में लगभग 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके आधार पर मैं जानता हूं कि हम ग्रामीण क्षेत्र की विद्यार्थियों को जब BCA में एडमिशन दिलाते हैं और उन्हें कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए कहते हैं और भिड़ते ही उन्हें C प्रोग्रामिंग की पेपर को पढ़ना होता है, तो उन सभी को दिक्कतें होती है। वो कहते हैं हम प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो सबसे बड़ी उनकी जो दुविधा है, जो सबसे बड़ी उनकी मतलब परेशानी है, वो है कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएं। आप तो बना लेते हैं, हम नहीं बना पा रहे। तो प्रोग्राम बनाने का पहला जो नियम है वो यह है कि आपको चाहिए क्या, आप क्या करना चाहते हैं, ये पहले डिसाइड हो। आप 2 नंबर जोड़ना चाहते हो, आप स्क्रीन के ऊपर में अपना नाम प्रिंट करना चाहते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट को कीबोर्ड से इनपुट करना चाहते हो, आप कोई इंटीजर को इनपुट करना चाहते हो, आप किसी की टोटल सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हो, आप कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। ऐसा टास्क आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आपको पता ही नहीं है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, फिर आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, यू मस्ट स्पेसिफाई योर रिजल्ट। स्पेसिफाई योर रिजल्ट या आउटपुट। आपको चाहिए क्या, ये पहला बिंदु है जिस पर आप सभी को काम करना है। और दूसरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद क्या इनपुट होगा, इनपुट क्या होगा, क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या एरे होगा, कहां पर रिपीटेशन करनी पड़ेगी, जो कोड हम लिख रहे हैं बार बार उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कहां पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोई शर्त होती है कि भाई इस स्थिति में ये होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हो जाए, कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनपुट पहले, जब आप इनपुट डिसाइड करते हैं फिर तो तभी आप ये भी डिसाइड करते हैं वो इनपुट का टाइप क्या होगा। वो इनपुट का टाइप क्या होगा, जिसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। जो वैल्यूज आप इनपुट करेंगे कीबोर्ड से या किसी दूसरे तरीके से, उनका टाइप क्या होगा, उनका प्रकार क्या होगा, ये भी आप डिसाइड करें। उसके बाद आप कैलकुलेशन करें और फिर आपको आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो आपने आउटपुट डिसाइड किया था वो आउटपुट उसको प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा है, उसके बाद आप मैच करें। MATCH है ना, मैच योर आउटपुट। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, इसके बाद आप प्रोग्राम लिखेंगे। राइट योर प्रोग्राम, है ना। उसके बाद उसे कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम लिखने से काम नहीं चलता, उसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद में आपको आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट से आपको ये मैच करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। तो 2, 3 और 4 इन स्टेप को आप फॉलो करें। यूँ तो प्रोग्रामिंग करने की बहुत सारी मेथोडोलॉजी है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग अप्रोचेस की हम बात करते हैं, और उसमें जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाई करते हैं तो हम C पढ़ रहे हैं। C पढ़ने की सबसे बड़ी बेनिफिट आपको मिलेगी, कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सामने आ जाए आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि C एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
किसी भी कार्य के लिए इसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, चाहे कोई दूसरी कैलकुलेशन हो, चाहे कोई और कार्य के लिए हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे कोई शॉप के लिए, या चाहे कोई स्टूडेंट की कोई कैलकुलेशन, जो स्कूल की जो किताबों में जो चीज़ दिया गया है उसको कोई कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम अपन सी में कर सकते हैं। तो सोचिए आप 1972 में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप की गई थी, आज भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, और केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने की सबसे बड़ी आपकी बेनिफिट ये होगी, आपको कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो तो आपको किसी प्रकार की कोई अड़चने नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उन सभी को सबसे पहले सी पढ़ना चाहिए। तो सी पढ़े तो किताब का चयन करने से पहले आप देख लीजिए, बिगिनर का किताब उठाइए। आप एडवांस लेवल की अगर बुक उठाएंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बिगिनर लेवल का बुक उठाइए, ठीक है। फिर बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का बुक आप देखिए, फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का बुक देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और आपको 2, 3, 4 किताबें खरीदनी है। अगर आपको सी में अपना हाथ मजबूत करना है, आप चाहते हैं सी में आपका कमांड हो जाए, तो आपको 2-3 किताबें सजेस्ट करनी, मतलब मैंने पहले जो एपिसोड है उसमें मैंने आपको सजेस्ट कर रखा है कि आपको कौन सी किताब लेनी है। और फिर भी कोई बात हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें टाइप कर दूंगा। उन किताबों को आप खरीदें और उनको आप पढ़ें, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सी का कंप्लीट एपिसोड बनाऊं। तो आप सभी को यही मैं कहूँगा कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर करें, ताकि ये सबकी काम आने वाली चीज़ है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कितनी सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से आपको सी प्रोग्रामिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैं समझा सकूं। मेरा जो अप्रोच है, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने सी पढ़ाए हैं और पढ़ाएंगे भी, आप पढ़ेंगे भी, लेकिन कितनी सिंप्लीफाइड हो सकता है ना, कितनी आसान तरीके से, कितनी आपकी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग को लेके डरना नहीं है। प्रोग्राम करने से पहले आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना है। इन 4 बातों का ध्यान रखिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैं आज आपके सामने कुछ और प्रैक्टिकल प्रोग्राम की डिस्कस करूँगा। आप जितना प्रोग्राम लिखेंगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसलिए आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज़ आ रही है कि मुझे ये करना है, मुझे वैसे करना है, वैसे करना है, आप उसको लिखने की कोशिश करें, उसके कोडिंग करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये लाभकारी होगा। कुछ चीज़ें हैं, जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको डेटा टाइप की मैंने एपिसोड बताया था, उसमें एक टॉपिक था हमारा जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर। इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर है ना। तो हम जो वैल्यू सी में यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, पहले उनको लिखिए। आप यूज करेंगे इंटीजर, आप यूज करेंगे फ्लोट, आप यूज करेंगे डबल, आप यूज करेंगे कैरेक्टर, है ना। आप यूज करेंगे लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंटीजर, आप यूज करेंगे लॉन्ग डबल, ठीक है। और आप यूज करेंगे स्ट्रिंग, है ना, या मल्टीपल कैरेक्टर्स, है ना। एम लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है ना, ये सब यूज करेंगे। तो इनका इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान देके इन्हें समझने की पूरी कोशिश करें। मैं लाइन इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। प्रोग्राम में यही सब चीज़ें अपन करते हैं। आप
जो भी इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना, उनको डेसिमल वैल्यू कहते हैं हम, तो परसेंटेज डी, है ना। फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, स्मॉल एफ, है ना, परसेंटेज एफ। कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी। ये 3 चीज़ें तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जैसे स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, मल्टीपल कैरेक्टर अगर है तो फिर परसेंटेज एस आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अब बच्चा डबल। डबल के लिए क्या यूज करें, और साइंड और अनसाइंड इंट की हम बात करेंगे, और साथ में लॉन्ग इंट की बात करेंगे, ठीक है ना। जब हम डबल की बात करते हैं, ये डबल, इसके लिए हम लिखते हैं स्मॉल एल परसेंटेज के साथ स्मॉल एल एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। और जब आप लॉन्ग इंटीजर की बात करते हैं तो यहां लिखते हैं एल डी। आप इंटीजर के लिए ये यूज करें या फिर और परसेंटेज आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। डी का मतलब डेसिमल और आई का मतलब इंटीजर। चाहे आप परसेंटेज डी या परसेंटेज आई इस्तेमाल करें, बहुत सारे मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग की बुक देखेंगे तो हर जगह पर आपको परसेंटेज डी ही मिलेगा, है ना। ये ऑप्शनल है, आप परसेंटेज आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल और एफ, लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल और स्मॉल एफ। लॉन्ग इंटीजर के लिए एल डी, डबल के लिए एल एफ, फ्लोट के लिए एफ। फ्लोट के लिए और भी है, आप परसेंटेज जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, परसेंटेज जी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे परसेंटेज एफ इस्तेमाल करें या परसेंटेज जी इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत व्यापक रूप से परसेंटेज जी का इस्तेमाल, परसेंटेज एफ का इस्तेमाल होता है। अगर अनसाइंड इंटीजर है, ध्यान देना, अभी जो हम बात कर रहे थे साइन के लिए, है ना, अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे परसेंटेज यू। आपको मैंने बताया था ना कल, अनसाइंड इंटीजर में केवल और केवल 0 से लेके, है ना, 63,535 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करना है तो फिर आप अनसाइंड का इस्तेमाल करें, अनसाइंड इंट या अनसाइंड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लॉन्ग डबल के, तो मैंने बता दिया आपको, अगर आप अनसाइंड लॉन्ग इंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप अनसाइंड लॉन्ग इंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, है ना, इसमें वैल्यू बढ़ जाता है और 65,535 के बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर के लिए अगर अपन चलें तो आपको लिखना है परसेंटेज एल और यू, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के जो नंबर है इसके लिए भी अपन परसेंटेज ई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे और देखेंगे अपन इसके ऊपर। और जो ऑक्टल नंबर होता है इंटीजर के अलावा, अगर ऑक्टल नंबर है, ठीक है, इसके लिए परसेंटेज ओ, ध्यान रखना, ऑक्टल के लिए परसेंटेज ओ का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू लेना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसके लिए परसेंटेज एक्स इसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर कोई इंटीजर दे रखा है और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो आप परसेंटेज एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंटीजर है और उसकी ऑक्टल वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंटेज ओ का इस्तेमाल करें, ठीक है ना।
ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर को ढंग से समझना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में डेसिमल वैल्यू इंटीजर वैल्यू है तो परसेंटेज डी या परसेंटेज आई का इस्तेमाल करें। फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, परसेंटेज जी और परसेंटेज ई का कर सकते हैं, चाहे जो भी आपको यूज़ करना है। डबल के लिए परसेंटेज स्मॉल एल एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, लॉन्ग इंटीजर के लिए, ठीक है ना, जब इंटीजर की रेंज को बढ़ानी है लॉन्ग इंटीजर के लिए परसेंटेज एल डी स्मॉल में, और लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज कैपिटल एल एफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस का इस्तेमाल करेंगे, और अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास में अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है तो परसेंटेज एल यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब एक दो प्रोग्राम बनाते हैं तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ऑक्टल के लिए परसेंटेज ओ, हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए परसेंटेज एक्स, आप इन्हें याद रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको नोट डाउन कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये जो हमने इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर पढ़ा, इसको लेके हम छोटे से प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, मैंने आपको आस्की वैल्यू के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है आस्की वैल्यू, ठीक है ना। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इसमें दो प्रकार के आस्की के रेंज चलते हैं, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 के अंदर में है ना लगभग 128 कैरेक्टर हैं, और आस्की 8 के अंदर में 256 कैरेक्टर है, ठीक है ना। ये इनकी चार्ट है। और हमारा सी जो है वो आस्की 8 को सपोर्ट करता है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो लोअर केस है, स्मॉल लेटर्स है ना, ए से लेके जेड, ऐसे ही अपर केस ए से लेके जेड, और डिजिट्स आप इनको समझ जाइए, ये बहुत ज़रूरी, जो भी 0 से लेके 9 तक होते हैं, इनकी आस्की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। अगर कैपिटल ए है तो 65, ठीक है, और कैपिटल जेड की अगर बात करेंगे तो 90, है ना। कैपिटल जेड की जो वैल्यू है वो 90 है, और 0 जो है उसकी जो वैल्यू है वो 48 है। 0 की जो वैल्यू है 48 है, और इसकी जो वैल्यू है वो 57 है। अपन प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे इसको। और 97 और 122, इसकी जो वैल्यू है 97 और इसकी जो वैल्यू है 122, ये आप याद रखिए। लोअर केस की जो आस्की वैल्यू है ये, और जेड की आस्की वैल्यू ये। अपर केस की जो आस्की वैल्यू ए का 65 है, और कैपिटल जेड का जो है वो 90 है। जो डिजिट्स हम 0 to 9 इस्तेमाल करते हैं, इसमें 48 होती है 0 का, और फिर उसके बाद में 47 होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा 49, 2 का क्या हो जाएगा, आगे से आगे 1 इंक्रीमेंट करते हुए चलिए तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चार्ट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग एक कला है। अगर आपके अंदर रुचि है कि भाई मुझे कुछ प्रोग्राम बनाने हैं तो ही बनेगा, बाकी तो अगर आपको लगता है ये क्या है तो फिर आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आज ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू है उनको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज।
ठीक है ना। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको मैंने कल बताया था एस इंक्लूड stdio.h। अपन हेक्साडेसिमल क्यों, अपन कैरेक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर भी कर लेते हैं साथ। इंक्लूड conio.h। ये तो आप void main अब क्या इनपुट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए इंटीजर x इक्वल टू 97, ठीक है, और कुछ भी नहीं, CLR SCR। तो सबसे पहले डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे, printf /n डेसिमल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d डबल कोट्स बंद, और क्या लिखेंगे, x और सेमीकोलन। वैसे ही सेम नेक्स्ट लाइन printf /n न्यू लाइन के लिए। उसके बाद आप कौन सी वैल्यू चाहिए, ऑक्टल वैल्यू चाहिए, ऑक्टल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %o, मैंने आपको बताया था ना, डबल कोट्स बंद कॉमा और x। ऐसे ही printf /n वैल्यू कौन सा चाहिए, हेक्साडेसिमल, है ना, x इक्वल टू %x डबल कोट्स बंद कॉमा x। अब ये x आउटपुट फॉर्मेटर, ये x वेरिएबल का नाम है ना। ऐसे ही इसकी आस्की वैल्यू, आस्की कोड पता करना चाहते हैं कि जो 97 मैंने लिखा, ठीक है ना, वो 97 का क्या आस्की कोड होगा। अगर आपको ये पता करना है तो बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है, आप लिखें /n ASCII कैरेक्टर इक्वल टू %c और फिर लिख दे x, ठीक है ना। जो x का जो ASCII कोड है 97, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल a प्रिंट हो जाएगा। मैं आउटपुट नहीं बताऊंगा, अब आप खुद कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके बताएं, और फिर लिखेंगे गेट ch। आप अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ये तो 97 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ऑक्टल क्या होगा और हेक्साडेसिमल क्या होगा और कैरेक्टर में a प्रिंट हो जाएगी। ये दो चीज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद नंबर को कन्वर्ट करिए। अगर नहीं कन्वर्जन हो रहा है तो फिर मैं एक लेसन और बनाऊंगा इसके लिए, ताकि आपकी जो नंबर कन्वर्जन की बात है, इंटीजर को ऑक्टल में बदलना, बाइनरी में बदलना, हेक्साडेसिमल में बदलना, इन सब के ऊपर भी अपन एक क्लास लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस प्रोग्राम को ज़रूर बनाएं और इसके जो आउटपुट है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर 9829625844 या फिर कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।